आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पिछले 10 दिनों में एलएसी पर 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बार हुई है फायरिंग वाली घटना। रक्षा मंत्रालय के बड़े फैसले के बाद अब इंडियन फोर्सेस को मिलेंगी स्वदेशी कार्बाइन और स्वदेशी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन आर्मी तैयार कर रही है अपनी बोफोर होविट्जर्स को। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया का दावा उनका J-20 फाइटर बीट कर सकता है इंडियन एयरफोर्स के सुखोई और राफेल फाइटर्स को। और पहली बार सामने आई डेप्सांग एरिया में चीनी सेना की डिप्लॉयमेंट की क्लियर इमेजेस। टॉप सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 10 दिनों में भारत और चीन के बीच फायरिंग के करीब 4 मामले हो चुके हैं और अब पहली बार डेप्सांग एरिया के नॉर्थ में 200 किलोमीटर पर चाइनीज मिलिट्री के एग्रेसिव पोस्टर साफ साफ दिखाई दिया है। और जबकि इंडिया टुडे की तरफ से इसका पहला क्लियर विजुअल एविडेंस भी सामने आया है। और 10 सितंबर को जो भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच मीटिंग आयोजित हुई थी, उस मीटिंग से पहले जो फायरिंग वाली घटना सामने आई थी, उस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से करीब 100 से 200 राउंड हवा में फायर किए गए थे। और ये घटना उस रिज लाइन पर हुई थी जहां पर फिंगर 3 और फिंगर 4 एक दूसरे में मर्ज होती हैं। और ये भी माना जा रहा है कि चीन की तरफ से एलएसी के साथ करीब 52,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिनमें से करीब 10,000 ट्रूप्स पैंगोंगशू के साउदर्न बैंक पर डिप्लॉय किए गए हैं और खास करके उन क्षेत्रों पर जहां पर इंडियन आर्मी ने 2930 अगस्त को एक प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की थी। और जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि पूर्वी लद्दाख पर तैनात इंडियन सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड विंटर क्लोथिंग और अन्य गियर से इक्विप्ड कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी ने सर्दियों के मौसम के लिए भी तैयारियां कर ली हैं। और जिस तरीके से चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी फॉर्मिडेबल बोफोर्स होविट्जर्स को भी ऑपरेशंस के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और ये वही बोफोर है जिसने 1999 के कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान को उसकी असलियत बताई थी। और जबकि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय ने भी एलएसी की तरफ मूव करना शुरू किया है। टॉप मीडिया सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 2 साल से पेंडिंग पड़ी यूएई की कैराकल कार्बाइन और साउथ कोरिया की सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की डील को कैंसिल करने का फैसला लिया है। और सोर्सेज का कहना है कि इस फैसले के लिए मंगलवार को एक स्पेशल मीटिंग आयोजित की गई थी और इसी मीटिंग में टॉप ऑफिसर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ये जो $4 बिलियन की कीमत वाली 2 अलग अलग परियोजनाएं हैं, जिनमें यूएई की कैराकल कार्बाइन और साउथ कोरिया की सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम वाली डील है, अब इसे स्वदेशी तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि भारतीय रक्षा मंत्रालय एक स्वदेशी कार्बाइन और स्वदेशी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम के साथ जाएगी। और ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये दोनों डील कैंसिल हो जाने के बाद अब भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के पास एक नया अवसर है जिसमें वे अपने स्वदेशी और बेहतरीन प्रोडक्ट्स को पेश कर सकते हैं। और बता दें कि इंडियन आर्मी यूएई कंपनी कैराकल से उनकी कार 816 कार्बाइन की करीब 93,895 यूनिट्स को फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत खरीदने वाली थी, क्योंकि ये कंपनी सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आई थी। और जबकि कुछ ही दिन पहले कैराकल की तरफ से भारत को ये लिखा गया था कि जो एक कार्बाइन वाली डील है, इसके स्टेटस को लेकर उन्हें जानकारी प्रदान की जाए। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ इन डील्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी को इन क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स की तत्काल जरूरत है और आर्मी ने फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत हासिल भी करना चाहती है। और रही बात सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की, तो इंडियन आर्मी को इस तरह की गन्स की करीब 5 रेजिमेंट्स की जरूरत है जो कि फॉरवर्ड मूविंग फोर्सेस के साथ डिप्लॉय किए जा सकें। और इसके लिए इंडियन आर्मी ने साउथ कोरियन कंपनी हानवा की K-30 बिहू को चुना था। अब बस देखना यह है कि इन दोनों परियोजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, और वो भी मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ। चीन की प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट मीडिया, जो कि नाम लेने के लायक भी नहीं है, उसकी तरफ से आज एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि भले ही भारत अपनी विंटर वॉर सप्लाईज को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना उसको लेकर दावा किया जाता है। और चीन की इसी प्रोपेगेंडा मीडिया ने भारत पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू करने का भी आरोप लगाया है। लेकिन हम इस पर चीन की इस मीडिया से सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर भारत की लॉजिस्टिक सप्लाई अच्छी नहीं है तो इतने कम समय में भारत ने विंटर वॉर सप्लाईज लद्दाख तक कैसे पहुंचा दी है। और चीन की इसी प्रोपेगेंडा मीडिया ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन ने अभी हाल ही में आयोजित हुई एक मिलिट्री एक्सरसाइज में अपने सो कॉल्ड स्टेल्थ फाइटर J-20 से प्रीवियस जनरेशन के अपने काउंटर पार्ट को 17-0 से डिफीट किया है। लेकिन अगर आप ग्लोबल टाइम्स की ये रिपोर्ट ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जिस एयरक्राफ्ट के नाम पर यह कहा जा रहा है कि उसने 17-0 से अपने काउंटर पार्ट को हराया है, तो इस रिपोर्ट में कंफर्म तौर पर यह नहीं कहा गया है कि हराने वाला फाइटर J-20 है। बस ये कहा गया है कि ऐसा अनुमान है कि वो फाइटर J-20 हो सकता है, और अगर वो J-20 है तो वो निश्चित रूप से अपने काउंटर पार्ट पर भारी पड़ेगा। हालांकि वो बात अलग है कि चीनी मीडिया को ये बात समझ में नहीं आती है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज और एक रियल कॉम्बैट सिनेरियो में
काफी ज्यादा फर्क होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज में जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, यानी कि आपको उनके बारे में हर चीज मालूम होती है, तो ऐसे में उनके खिलाफ कॉम्पीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है रियल कॉम्बैट सिनेरियो की, तो इस सवाल का जवाब आपको पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत अच्छे तरीके से दे सकती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से MiG-21 से उनके F-16 को गिराने की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन चीन की इस प्रोपेगेंडा रिपोर्ट को खुलासा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बल्कि चीन की खुद की रिपोर्ट ने इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है। क्योंकि इसी पर चीन की PLA डेली ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि चैन शिनहाओ, जो कि उनका फाइटर पायलट है, उसने नए एयरक्राफ्ट J-20 को केवल 100 घंटे ही उड़ाया है। और चीन की PLA डेली ने अपनी रिपोर्ट में सुखोई 30 MKK को पेश किया था, जिसके मुताबिक वे ये कहना चाह रहे थे कि इस एक्सरसाइज में उनके J-20 फाइटर ने चाइना के सुखोई 30 MKK, जो कि उस समय उसका ओपोनेंट था, उसे 17-0 से हराया है। और आप जानते हैं कि भारत भी सुखोई 30 फाइटर का MKI वेरिएंट ऑलरेडी इस्तेमाल करता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो चाइनीज एयरफोर्स के सुखोई 30 MKK वेरिएंट से कहीं ज्यादा एडवांस है। और हमने भारत और चीन के सुखोई 30 फाइटर्स में मेन डिफरेंस क्या है उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। अब ये बात केवल चीनी मीडिया समझा सकती है कि केवल एक मिलिट्री एक्सरसाइज के आधार पर उन्होंने कैसे मान लिया कि J-20 फाइटर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर को बीट कर सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जब तक कि चीन की PLA डेली ने अपनी फीचर्ड इमेज में सुखोई 30 MKK फाइटर की पिक्चर नहीं लगाई थी, तो इससे पहले तो ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रही थी कि उनका J-20 फाइटर भारत के राफेल फाइटर को बीट कर सकता है। लेकिन फिर PLA डेली की रिपोर्ट के बाद उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए और राफेल फाइटर का नाम हटा के वहाँ पे लिख दिया प्रीवियस जनरेशन का फाइटर। अब वो कोई भी हो सकता है। मंगलवार को SCO मेंबर कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, लेकिन इस मीटिंग में भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से झूठ को बढ़ाने की कोशिश की, और जिसके तहत पाकिस्तान ने इस मीटिंग में अपना एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था। और पाकिस्तान की इसी बेहुदा हरकत को देखकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने SCO की वो मीटिंग ही छोड़ दी थी। और इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि SCO मीटिंग में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, और इस नक्शे का पाकिस्तान लगातार प्रचार भी कर रहा है। और पाकिस्तान की इस हरकत के बाद फिर भारत ने विरोध जताते हुए इस मीटिंग को छोड़ दिया। और बता दें कि इस मीटिंग की अध्यक्षता रशिया द्वारा की जा रही थी। और गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तान की ये हरकत SCO चार्टर का उल्लंघन था, और SCO की मेंबर कंट्रीज की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा को लेकर सभी स्थापित मानकों के खिलाफ भी था। और ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने पिछले महीने ही अपना एक नया मैप जारी किया था, जिसमें उसने भारत के अधिकतर क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया था। और वैसे तो पाकिस्तान के उस मैप को कोई पूछ भी नहीं रहा है सिवाय पाकिस्तान के, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये सोचा होगा कि फिलहाल उसके पास इतना बजट तो है नहीं कि वो हर एक SCO कंट्री में ट्रैवल करे और वहाँ जाकर अपने नए मैप का प्रचार करे। तो पाकिस्तान ने सोचा होगा वर्चुअल मीटिंग हो ही रही है फ्री में, क्यों ना इस मैप को यहीं दिखा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे SCO के सारे मेंबर्स मौजूद रहेंगे। और पाकिस्तान से याद आया कि 14 और 15 सितंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया है। बुधवार को इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि अगर सीमा पर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो फिर चीन को एक बेटर ट्रेन्ड, बेटर प्रिपेयर्ड, फुली रेस्टेड और साइकोलॉजिकली हार्डन्ड इंडियन सोल्जर्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के मौसम में भी कोई फुल फ्लेज वॉर छिड़ता है, तो उसके लिए भी इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। और वैसे भी इंडियन सोल्जर्स के कंपेयर में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं, उन्हें इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर, और वो भी माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर के साथ लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में वे इंडियन सोल्जर्स की तुलना में फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही तरीके से वीक हैं। तभी तो चीन कन्वेंशनल वॉरफेयर के बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इसी के साथ पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी को हर तरह का सपोर्ट जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए BRO ने फैसला लिया है कि अब वे श्रीनगर, जोजिला, कारगिल, लेह एक्सेस को केवल 45 दिन के लिए ही बंद रखेंगे, वरना इससे पहले ये एक्सेस बर्फ की वजह से करीब 95 दिनों तक बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। BRO पूरी कोशिश करेगी कि इसे केवल 45 दिन तक ही बंद रखा जाए। और साथ ही DBO रोड पर जितने भी ब्रिजेस हैं, उन सभी को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि वो आर्मी की बैटल टैंक्स का लोड भी झेल सकें। और इसे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक इन ब्रिजेस से इंडियन आर्मी की टैंक्स की मूवमेंट भी अलाउ कर दी जाएगी। और बाकी मनाली को लेह से जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर की अटल टनल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। और इसका निर्माण कार्य करीब 10 साल बाद पूरा हुआ है, जबकि शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि इसका निर्माण कार्य केवल 6 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं,
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।